आज एक कहानी पढ़ी मैंने, जिसके बारे में अभी बताऊंगा ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक नाबालिग दरिंदे की, जिसे सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं आपका बच्चा भी किसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर कुछ ऐसा तो नहीं कर लेगा। क्योंकि जिस नाबालिग अपराधी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं ना, उसकी उम्र मुझसे भी 4-5 साल कम है, लेकिन एक फिल्म से इंस्पायर्ड होकर वो दिल्ली की सड़कों पर मौत का नंगा नाच कर रहा है। आखिर वो फिल्म कौन सी है वो भी अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन चलते हैं अभी इस नाबालिग क्रिमिनल के पूरी कहानी की तरफ। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज आप मेरे साथ बनने जा रहे इस सनकी नाबालिग के जुर्म के कहानी के चश्मदीद गवाह। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है दिल्ली की एक सुनसान रात की। भजनपुरा का इलाका, अगस्त का आखिरी महीना चल रहा था, आखिरी हफ्ता। रात के 11:30 बजे भजनपुरा के गली नंबर 8 में एक वारदात होती है। होता यह है कि उस गली नंबर 8 में एक मोटरसाइकिल घुसता है, जिस पर 2 लोग सवार होते हैं। जो उस मोटरसाइकिल को चला रहा था एमएनसी में मैनेजर था और उसके पीछे उसका रिश्तेदार बैठा हुआ था। तभी उस गली में दूसरी तरफ से भी एक मोटरसाइकिल घुसता है और उसके पीछे एक स्कूटी, जिस पर 5 लड़के सवार होते हैं नशे में धुत। वो आफ्टर पार्टी यूं ही घूमने के लिए निकले हुए थे। मतलब उनका भजनपुरा या फिर गली नंबर 8 से गुजरने का कोई खास मकसद था नहीं। यूं ही आफ्टर पार्टी उनका प्लान बना कि चलो घूमने निकलते हैं। अब हुआ ये ना कि भजनपुरा का जो ये गली नंबर 8 है, ये बहुत ही पतला है। मतलब अगर एक साइड से कोई मोटरसाइकिल आ रहा है और तभी दूसरे साइड से भी अगर कोई मोटरसाइकिल आ जाए तो दोनों का एक बार में निकल पाना पॉसिबल नहीं है। किसी एक को साइड देनी ही पड़ती ताकि वो बारी बारी से निकल जाए। पर इस पूरे मामले में ना ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है कि पहले कौन निकलेगा। अब ये बहस इतना बढ़ जाता है कि उन 5 लड़कों में से एक निकल कर सामने आता है और हरप्रीत गिल को तमाचा जड़ देता है। जुनैद नाम था उस लड़के का जिसने हरप्रीत को तमाचा मारा। और इस तमाचे के बाद उनकी जो मामूली सी कहासुनी जो चल रहा था वो रोड रेज में बदल जाता है, जिसका अंजाम ये होता है कि उसी ग्रुप में से एक और लड़का सामने आता है और पिस्तौल निकाल कर धड़ाधड़ गोलियां हरप्रीत गिल पर चला देता है और सभी वहां से भाग निकलते हैं। गोली की आवाज होती है तो गली वालों की भी नींद उड़ जाती है और कुछ लोग निकलकर बाहर आते हैं। उनके सामने जो वहां पे नजारा होता है उसे देखकर वो भी विचलित हो जाते हैं। सामने जमीन पर एक आदमी खून से लथपथ बदहवास गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसमें अब जान ही नहीं बचा है। उसके साथ जो एक और आदमी था वो भी घायल था, दर्द से कराह रहा था, लोगों से मदद की गुहार कर रहा था। कुछ लोग वहीं से 100 नंबर पर डायल करते हैं, पुलिस आती है और उन दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर हरप्रीत गिल को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। क्योंकि हरप्रीत गिल को जो गोली लगी थी वो एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, यानी मैं कहूं तो पिस्तौल एकदम सीधे उसके सिर पे सटाकर मार दिया गया था गोली, जिस कारण से गोली उसके सिर के आर पार हो गई और वो ऑन द स्पॉट ही हरप्रीत गिल की मौत हो गई। मामला बहुत ही संगीन था, तब पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और तुरंत कार्रवाई पे लग गई। मोहल्ले के पूरे सीसीटीवी को छाना गया, बाकी मोहल्ले के बाहर भी सीसीटीवी को छाना गया और एक एक कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिसमें वो मुख्य आरोपी भी शामिल था जिसने गोली चलाई थी, जिसका नाम मोहम्मद समीर है। अब मोहम्मद समीर से जब पूछताछ हुई तो पुलिस के कान खड़े हो गए कि क्योंकि ये मोहम्मद समीर कोई मामूली लड़का नहीं था। जो सबसे चौंका देने वाला बात था इन सभी चीजों में वो उसकी उम्र, क्योंकि वो अभी अभी बालिग हुआ था। कुछ दिन पहले ही उसकी उम्र 18 वर्ष की हुई है। और उसके बाद जो चीजें पता लगी वो और भी चौंका देने वाली थी,
कि इस उम्र में ही मोहम्मद समीर एक गैंग चला रहा है, क्रिमिनल गैंग, जिसका नाम उसने रखा है माया गैंग। और माया इसलिए क्योंकि वो उसका नाम है, उसका निकनेम। और ये निकनेम उसे किसी फैमिली वाले ने नहीं दिया था और ना ही तो किसी दोस्त ने। ये निकनेम उसने खुद को दिया था एक फिल्म को देखने के बाद। उस फिल्म का नाम है शूट आउट एट लोखंडवाला। इस फिल्म में विवेक ओबराई माया के किरदार में है। अब माया कौन था? माया मुंबई में कभी एक गैंगस्टर हुआ करता था जो डी कंपनी दाऊद के लिए काम करता था। बाद में लोखंडवाला में उसका इनकाउंटर हो गया और फिर केस चला। पूरी फिल्म की कहानी इसी पर बेस्ड है। कुल मिलाकर फिल्म में तो यही दिखाया गया है कि कोई कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका अंत तय है। लेकिन ये लड़का मोहम्मद समीर इस फिल्म से दूसरे तरीके से इंस्पायर हो गया और निकल पड़ा क्राइम की दुनिया में अपना नाम चमकाने। उसका एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिस पर उसने अपने जुर्म के दस्तावेज को सजा के रखा है, जैसे वो दिखाना चाह रहा हो कि वो कितना बड़ा बदमाश है। उसके इंट्रो को ही देख लीजिए, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का। उसके इस इंट्रो से ही आप उसके क्रिमिनल माइंडसेट को समझ सकते हैं कि कैसे इस छोटी सी उम्र में उसका जो दिमाग है ना वो मरने मारने पे लग रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उसने अपने इंस्टाग्राम का जो स्टोरी हाईलाइट होता है उसको एकदम किसी क्रिमिनल की तरह सजा के रखा है, जहाँ पर उसने अपनी जेल की तस्वीर, मोहल्ले में किस तरह से लोग डरते हैं उससे, उसका वीडियो, पिस्टल की वीडियो, पिस्टल के साथ खुद की तस्वीर, और यहाँ तक कि ओपन फायरिंग करते हुए भी वीडियो जो उसने अपलोड करके रखे हुए हैं, जिसे उसके करीब 2500 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है वो देखते हैं। वो एक तरह से बताना चाह रहा है कि मैं कितना बड़ा बदमाश हूँ और अपना खौफ जमाना चाह रहा है। काफ़ी हद तक उसके इलाके में उसका खौफ भी है, जो उसके एक इंस्टाग्राम के स्टोरी हाईलाइट की वीडियो से ही पता चलता है, जिसमें कुछ लोग एक रिपोर्टर को बता रहे होते हैं कि किस तरह से एक माया नाम करके लड़का है, वही मोहम्मद समीर जिसका नाम माया है, वो इस इलाके में क्राइम करता है लेकिन बार बार छूट कर बाहर निकल आता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाबालिग है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद समीर ने जो भजनपुरा में किया वो कोई पहला मामला था। उस पर पहले भी हत्या और लूट मार के केस चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि उसके मोहल्ले वाले भी बताते हैं और देखा गया है कि बार बार वो छूट कर बाहर निकल जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाबालिग था। लेकिन इस बार मोहम्मद समीर का ये पैतरा काम नहीं आएगा, क्योंकि वो अब नाबालिग के टैग से बाहर हो चुका है। उसकी उम्र अब 18 साल की हो गई है। तो उम्मीद यही है कि उसके साथ सख्ती अपनाया जाएगा, जैसा कि लोग मांग भी करते हैं। जब भी कभी नाबालिग किसी बड़े क्राइम से बाहर निकल जाता है, छूट जाता है, आज़ाद हो जाता है क्राइम करने के बाद भी, और ये कोई पहला मामला तो है नहीं मोहम्मद समीर का, पहले भी कई केसेस में देखे गए हैं कि नाबालिग छूट जाते हैं। हम दिल्ली के एक केस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, निर्भया कांड, जहाँ एक तरफ सभी अपराधियों को अंत में फांसी हुई, वही उनमें से एक रेप जैसा जघन्य अपराध करने बाद भी छूट जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नाबालिग था। तो अब उम्मीद यही करते हैं कि जो ये भजनपुरा का मामला है, जहाँ एक निर्दोष आदमी मारा गया, एमएनसी में मैनेजर था, पीछे उसका परिवार, उस मामले में अब मोहम्मद समीर के साथ सख्ती अपनाया जाए, उसके साथ वही रवैया अपनाया जाए जो किसी बालिग अपराधी के साथ किया जाता है, जिससे कि आगे उन बच्चों को भी एक एग्जाम्पल मिले, उन्हें सीख मिले कि गैंगस्टर बनने में कुछ नहीं रखा है। जो ये सपना रखते हैं कि मुझे गैंगस्टर बनना है, उन्हें ये पता चल सके कि जुर्म के राह में सिर्फ जेल की 4 दीवारी है और मौत की मंजिल। उन्हें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हमें किस चीज़ से प्रभावित होना और किस चीज़ से नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम निगेटिव चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, फिर चाहे वो KGF का रॉकी भाई हो या पुष्पा भाव। ये सभी चीज़ें जो है ना, वो फिल्मों में मनोरंजन के स्तर तक रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसे किरदार को निभाने का साफ मतलब है अपने और कईयों की ज़िंदगी की बर्बादी।
जैसा कि अभी भजनपुरा के मामले में हुआ। एक निर्दोष बेमौत मारा गया। मारने वाले को भी ये पता नहीं था कि वो कौन है। बस एक फिल्म से इंस्पायर्ड होकर गैंगस्टर बनने का सपना देखकर अपनी और उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर बैठा। आज की इस कहानी में बस इतना ही। हम अपने इस चैनल पर ऐसे ही क्राइम और क्रिमिनल से जुड़ी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे जो आपके आसपास घट रही है, जिससे बचना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे सावधान रहना आपके लिए ज़रूरी है। मैं फिर मिलूँगा नए सफ़र में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप रहिए स्वस्थ, सतर्क, सुरक्षित और रहिए सावधान। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।